हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम शक्तियों के बंटवारा हमारे जो संविधान का मुख्य लक्षण है, हम जो संविधान के मुख्य लक्षण पढ़ रहे थे उसमें हम आज शक्तियों के बंटवारे के बारे में बात करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने दो जो लक्षण हैं, संविधान के मुख्य लक्षण हैं, दो लक्षणों की हमने चर्चा कर ली है। पहला है संघवाद और दूसरा हमने संसदीय प्रणाली के बारे में बात की थी, जिसमें हमने बताया था कि किस तरह से सरकार के अंग होते हैं और जिन्हें जो प्रतिनिधि होते हैं, जो हमारे देश का शासन चलाते हैं, उन्हें हम खुद स्वयं चुनकर भेजते हैं। इस वीडियो में हम शक्तियों के बंटवारा, हमारे जो संविधान का मुख्य लक्षण है, शक्तियों का बंटवारा किस तरह से होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। शक्तियों के बंटवारा, जैसा कि आपने जो हेडिंग है, जो टाइटल है, उससे आपने समझ लिया होगा, शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों के बंटवारे से क्या मतलब है? शक्तियों के बंटवारे से मतलब ये है कि हमारे देश की जो शक्तियाँ हैं, जो देश का संचालन करती हैं, जो देश को चलाती हैं, उन शक्तियों के बंटवारे का मतलब होता है कि सबके कामों को बांट देना, सबके कामों को अलग अलग कर देना। सबके कामों को अलग अलग करने से क्या मतलब है? इसका बेसिक मतलब आप ये समझिए कि किसी भी एक व्यक्ति, किसी भी एक संस्था के हाथ में पूरे देश की शक्ति को नहीं देकर अलग अलग विभागों को या फिर अलग अलग हाथों में कुछ कुछ शक्तियाँ बांट देना, जिससे कि होता क्या है कि कोई भी देश तानाशाह नहीं बन सकता है। किसी एक के हाथ में अगर निर्णय पहुंच जाता है तो वो ऑल ओवर कंट्रोल नहीं ले सकता है, सब एक दूसरे का संतुलन बना रहता है। अभी कैसे होता है? संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। अब ये 3 अंग ही हैं जो जिनमें हमारे देश की पूरी जो शक्तियाँ हैं वो बटी हुई रहती हैं। पहला अंग है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। अब इन शक्तियों को बांटने की आवश्यकता क्यों पड़ी, मैंने आपको बताया। जैसे कि किसी एक ही व्यक्ति या किसी एक ही व्यक्ति और संस्था के हाथों में अगर शक्ति दे दी जाती है तो वो किसी तरह से किसी समय में घातक साबित हो सकती है, या फिर हो सकता है कि वो संस्था या वो व्यक्ति अपने मनमाने ढंग से देश के निर्णय लेने लग जाए। तो इस वजह से जो शक्तियों का जो बंटवारा है वो किया गया था। अब संविधान के अनुसार, संविधान में, हमारे देश के संविधान में सरकार के 3 अंग होते हैं। इन तीनों अंगों को अलग अलग शक्तियाँ दी जाती हैं। पहला अंग होता है हमारा विधायिका। विधायिका क्या काम करता है? विधायिका में कौन होते हैं? हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि। विधायिका में कौन होते हैं? हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि। हमने पिछले की वीडियो में देखा था कि संसदीय प्रणाली होती है, जिसमें संसद होते हैं, जिनमें जो विधायक होते हैं, जो हमारे द्वारा चुने हुए रहते हैं, वो जाकर संसद भवन में जाकर हमारे देश के महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। तो विधायिका में कौन आते हैं? हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि। हम जिन्हें चुनकर आगे भेजते हैं, वे सभी जो प्रतिनिधि होते हैं हमारे, वो किस में आते हैं? विधायिका में आते हैं। कौन कौन होते हैं? उदाहरण के लिए एमएलए, एमपी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हमारे जो विधायक और जो हमारे सांसद हैं, वो जितने भी होते हैं वो सारे विधायिका के अंतर्गत आते हैं, जो कि हमारे द्वारा चुने हुए रहते हैं। इनके हाथों में भी शक्ति होती है। दूसरा जो अंग है वो है क्या है? कार्यपालिका। कार्यपालिका कौन होती है? लोगों का समूह जो कानून लागू और शासन चलाने का काम देखते हैं। मतलब क्या है इसका? जो लोग, देखिए, एक लोग वो होते हैं जो कानून बनाते हैं, ठीक है, लेकिन एक दूसरे जो वो लोग होते हैं, एक वर्ग वो होता है जो कानून को लागू करते हैं। इसमें कौन से लोग आते हैं? इसमें वे लोग आते हैं जैसे कि पुलिस बल आ जाएगा, पुलिस बल आ गया है, या कोई और भी कई सारे विभाग हैं हमारे देश में जो क्या करते हैं? कानूनों को इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि हमारे देश में चालान, जो ट्रैफिक नियम बने, ठीक है, यातायात नियम बने, हमारे देश में यातायात नियमों का निर्माण हुआ। यातायात नियम बने तो यातायात नियम बन तो गए, लेकिन लोगों के बीच में उन नियमों का पालन कौन करवाएगा? उन नियमों को कौन लागू करवाएगा? तो वो ट्रैफिक पुलिस करवाएगी, यातायात पुलिस करवाएगी। इसी तरह से जो कानून बनाए गए हैं उनका इम्प्लीमेंट कौन करती है? पुलिस करती है। तो अलग अलग तरह की जो शक्तियाँ होती है जो इन कानूनों को जनता के बीच में लाती है और उन कानूनों को जनता के बीच में बनाए रखती है, वो क्या कहलाती है? कार्यपालिका। जिसमें सभी ऑफिसर्स आते हैं, जितने भी आईपीएस या आईएएस ऑफिसर, जितने भी बड़े बड़े संस्थानें आती हैं, जितने डिपार्टमेंट्स आते हैं, वो आते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, पुलिस बल है, प्रधानमंत्री। और देखिए, जो प्रधानमंत्री हैं, जो गृह मंत्री और ये सारे जो भी आप देखते हैं, ये एक आधिकारिक पोस्ट है, ये एक आधिकारिक पद है हमारे देश के, जो कि एक सरकारी पद के रूप में जाने जाते हैं। इन पद पर रहकर व्यक्ति क्या करता है? अपना कार्य करता है। तो ये जो पद होते हैं वो सारे भी कार्यपालिका के अंतर्गत ही आते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है हमारा वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका मीन्स हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो न्यायपालिका कहलाता है। न्यायपालिका क्या काम करता है? न्याय देने का कार्य करता है। देश में न्यायालय की जो व्यवस्था है उसी को हम क्या कहते हैं? न्यायपालिका कहते हैं। न्यायपालिका में के उदाहरण हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय, हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारी जो उच्च न्यायालय, हमारी हाई कोर्ट, ये सभी किस में आते हैं? न्यायपालिका में आते हैं।
इस तरह से जो विधायिका होती है वो कानून बनाने का कार्य करती है, कार्यपालिका होती है उन कानूनों को लागू करने का कार्य करती है, और न्यायपालिका होती है वो इन कानूनों की रक्षा करने का कार्य करती है। और इसी तरह से ये तीनों जो अंग हैं हमारे सरकार के, वो तीनों अंग अलग अलग बांट कर रखे हुए हैं। आइए आगे देखते हैं। शक्तियों का बंटवारा अब ज़रूरी क्यों था, इसकी क्या आवश्यकता थी, इसके बारे में देखते हैं। सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से भिन्न होंगी। अब ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अब हमने जबकि शक्तियां बांट ली है, जबकि हमने शक्तियों का बंटवारा कर लिया है, तो इस शक्तियों का बंटवारा क्यों किया गया था? सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग, सरकार की किसी भी शाखा का मतलब, जैसे कि मान लीजिए विधायिका है, वो किसी समय में सत्ता का दुरुपयोग करने लगती है और ऐसे कानूनों का निर्माण करने लगती है जो कि उचित नहीं हो सकते हैं हमारे देश के नागरिकों के लिए। तो ऐसे में यहाँ पर हस्तक्षेप कौन करेगा? न्यायपालिका यहाँ पर हस्तक्षेप करती करेगी, और न्यायपालिका यहाँ पर विधायिका के जो कानून हैं उन उन कानूनों की समीक्षा कर कर उन पर अपने निर्णय दे सकती है। तो इस तरह से हुआ क्या कि जो न्यायपालिका है, वो न्यायपालिका ने अपने हाथों में लेकर काम देखा। तो विधायिका जो है, हमारी जो व्यवस्थापिका है, विधायिका है, उसने अगर कुछ ऐसा काम किया तो उस काम को न्यायपालिका समीक्षा करेगी, और उनके जो अब मनमाने ढंग के जो तरीके होंगे उनको न्यायपालिका कंट्रोल में लेगी। इस तरह से क्या हुआ कि मान लीजिए अगर कोई शाखा सत्ता का दुरुपयोग करती है तो उसे कुछ जो दूसरा अंग है वो अपने कंट्रोल में लेगा और उन्हें सत्ता के दुरुपयोग करने से रोकेगा। तो इसको रोकने के लिए ये प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियाँ एक दूसरे से भिन्न होगी, और ये भी बताया गया है कि इन सब की शक्तियाँ अलग अलग होगी। एक जो अंग है वो कानून बनाएगा, तो एक इम्प्लीमेंट करेगा, और एक उन कानूनों की रक्षा करेगा। तो तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे में सामंजस्य बनाकर चलते हैं। यह एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करती है जिसमें एक दो गुण होते हैं, पहला और ये दूसरा। पहला गुण क्या होता है? प्रत्येक अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है। जैसा कि मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल बताया, सरकार अगर कुछ ऐसा काम कर रही है जो नागरिकों के हितों में नहीं हो सकता है, या सरकार किसी तरह की लापरवाही अगर दिखाती है, तो न्यायपालिका आवश्यक रूप से उसके बीच में हस्तक्षेप करती है और सरकार से जवाब मांगती है, और ये न्यायपालिका का हक भी होता है। इसी तरह से अगर कार्यपालिका किसी तरह का कोई कार्य करती है जो कि हित में नहीं हो सकता है, तो उसमें विधायिका और न्यायपालिका दोनों हस्तक्षेप करती है और उन पर अंकुश लगाती है, मतलब कि रोक लगाने का काम करती है या उनको कंट्रोल करने का काम करती है। सत्ता का संतुलन बना रहता है, और इससे क्या होता है? सत्ता का संतुलन बना रहता है। भाई अगर एक जो अंग है वो किसी तरह से करप्ट हो चुका है या किसी तरह से कोई गलत कार्य कर रहा है, तो जो दूसरा अंग होगा उसका ये वो दूसरा अंग स्वतः ही सचेत हो जाता है। दूसरा अंग जो दूसरी शक्ति वो सचेत होकर जो शक्ति गलत कार्य कर रही होगी या जो शक्ति अपने मनमाने ढंग से अपनी शक्तियों का उपयोग कर रही होगी, उसे क्या करेगी? रोक देगी। तो इससे क्या रहेगा? जो हमारे सत्ता का बैलेंस रहेगा, जो हमारा पावर का जो बैलेंस बना रहेगा, वो हमेशा के लिए रहेगा, और जिससे देश में अव्यवस्था की स्थिति नहीं बनेगी और नागरिकों को भी किसी तरह की कोई जो नुकसान होता है या उनको हानि नहीं होगी। अब यहाँ पे आपके एक ब्लू कलर का, नीले कलर का एक बॉक्स दे रखा है, उसमें बताया गया है कि राज्य शब्द क्यों आया है बार बार। आपने पूरे चैप्टर में भी कई बार देखा होगा, हम भी आगे पढ़ेंगे कि राज्य शब्द का इस्तेमाल किया गया, सरकार या देश शब्द का इस्तेमाल, राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल न करके राज्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब क्या है? राज्य शब्द का अर्थ सरकार से भिन्न होता है। अब जबकि राज्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है, प्रयोग किया गया है, तो राज्य शब्द का मतलब सरकार नहीं होता है। क्या होता है? सरकार का कार्य कानून बनाना और लागू करना होता है। देखिए, राज्य और सरकार एक नहीं है। सरकार क्या काम करती है? सरकार करती है कानून बनाती है और उन कानूनों को लागू करने के प्रयास करती है या नागरिकों की व्यवस्था का ध्यान रखती है। सरकार बेसिक रूप से सरकार क्या करती है? नागरिकों का कार्य संचालन करती है बस। और सरकारें क्या रहती हैं? बदलती रहती हैं। सरकारें 5 साल में ये है, 5 साल में कोई दूसरी है। तो इस तरह से क्या होती है? सरकारें बदलती रहती है। राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो एक निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। सरकारें तो बदलती रहती है, इसलिए सरकार शब्द को राज्य शब्द से हम कंपेयर नहीं कर सकते। राज्य और सरकार शब्द अलग है। सरकार कानून बनाती है, संचालन करती है और बदलती रहती है, स्थिर नहीं होती। लेकिन राज्य क्या होता है? स्थिर होता है। राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो एक निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इसका मतलब क्या हुआ? बेसिकली एक जोग्राफिकल जगह पे एक लोगों का समूह रहता है जिनकी अपनी राजनीति होती है, जिनका अपना लोकतंत्र होता है, जिनका अपना संविधान होता है। तो वो जो लोगों का समूह होता है, जो एक विशेष भूभाग होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं।
उस राज्य की सरकारें तो बदलती रहती है, लेकिन वो राज्य क्या होता है, संप्रभु होता है। अपने आप में वो फ्री रहता है और अपने आप में अपने नियमों का संचालन जो करता है उसे क्या कहते हैं, एक राज्य कहते हैं। और राज्य क्या होता है, सर्वोपरि होता है, और राज्य सरकार से भी सर्वोपरि होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि राज्य शब्द का अर्थ अलग होता है। जैसे कि भारत राज्य, नेपाल राज्य, इस तरह से उपयोग किया जाता है। एक राष्ट्र के सेंस में राज्य का उपयोग किया जाता है, लेकिन राज्य उससे बड़ी सेंस है। अब आप इसको डिटेल में आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको यही ध्यान रखना है कि राज्य का मतलब सरकार नहीं होता है, लोगों का समूह जिनका अपनी राजनीति, अपना खुद का लोगों का कंट्रोल होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पावर्स का जो सेपरेशन है, शक्तियों का बंटवारा क्यों किया गया है, किस वजह से किया गया है, और किन किन 3 भागों में है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो आपको किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।